हेलो फ्रेंड्स, 2023 का सेट 6 चल रहा है। ठीक है, और ये जो सेट 6 ए सेट है, ओके। तो इसमें पार्ट 1 में मैंने यहाँ 1 से लेकर के और ये 21, ठीक है, ये खंड बा में 1 है तो इसको हमने 21 मान लिया है। तो 21 तक पार्ट 1 में हमने इसको कंप्लीट करा दिया है यहाँ तक। ठीक है, अब ये पार्ट 2 है, इसमें यहाँ 2 से, ठीक है, खंड बा का ये 2 यानी कि हम इसको 22 मान लेंगे तो 22 से 25 तक दूसरे पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो इसमें है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें किन्हीं 5 खंडों को हल करना होता है पेपर में। इसमें 6 खंड दिए हुए हैं, 4 तक हैं, तो हम सारे के सारे ही खंड आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो जो पहला है का है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या बहुलक ज्ञात करना है इस टेबल से, और बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान काम है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। तो यहाँ से लिखते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं क्या, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये तो हमें दिया है वर्ग अंतराल। और बारंबारता जो हमें दे रखी है वो क्या है, 5। फिर इसके लिए बारंबारता है 10, यहाँ 15 और यहाँ 23, यहाँ 7। ये हो गई बारंबारता। अब बहुलक निकालने में और तीसरी टेबल तो बनती नहीं है, बस इन 2 टेबल से ही काम चल जाता है, यानी कि वर्ग अंतराल होना चाहिए और बारंबारता होनी चाहिए। बस 2 से ही काम चल जाता है। तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस करेंगे इसका। तो बहुलक में हम जानते हैं जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, सबसे अधिक बारंबारता ये है, इसको F1 मानेंगे। इसके जस्ट ऊपर ये F0 होता है और इसी के जस्ट नीचे ये F2 होता है। ठीक है, ये F2 है, ये F1 है, ये F0 है। अब इसके सामने बढ़ेंगे यहाँ, ठीक है, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी का वर्ग अंतराल देखेंगे और ये हमें मिल गई लोअर लिमिट। बस तो जो चीजें पता है वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले L पता है 30, ठीक है, फिर F0 हमें पता है 15, F1 पता है 23, ठीक है, F1 23 पता है, और F2 हमें 7 पता है। F2 का मान 7 है, और H, ठीक है, H जो वर्ग का डिफरेंस होता है इन दोनों का वो 10। तो यहाँ हमें 10 की पता है। अब बस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अपना बहुलक वाला। तो यहाँ लिखते हैं क्या, बहुलक, बहुलक बराबर, और हमें फार्मूला क्या पता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इनटू में H। तो L की वैल्यू 30 है, 30 लिख देंगे, प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 23 माइनस 15। भाई ठीक है, क्योंकि F1 का मान 23 है और F0 का मान 15 है, इस वजह से यहाँ पर लिख लेंगे। बटे में 2F1 यानी कि 2 गुणे 23 माइनस F0, और F0 15 है और F2 कितना 7 दे रखा है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में 10 है, 30 प्लस इनको घटा देंगे तो यहाँ 8 बचेगा, और जो ये 10 है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 8 से 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बटा, बटा में कितना, ये हो गया 46, और यहाँ कितना, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22। ठीक है, अब यहाँ 30 प्लस यहाँ 80 हो जाएगा, और यहाँ 46 में अगर हम 22 घटाएंगे तो कितना, 24 बचेगा। अब जब ये 24 बचा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा, और 4 छंक 24, 6 आ गया। ये एक बार और डिवाइड होगा तो 2 से कर लेते हैं, 2 दहावन 20 और 2 तियां 6, तो 30 प्लस 10/3 ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास। तो फिर इसको डिवाइड करके लिखेंगे, 30 प्लस 3 तियां 9 पॉइंट, फिर 3 तियां 9, 3 तियां 9, ये 3 3 आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अब जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, 33.33। बस 2 ही बार लेंगे क्योंकि बार बार वही संख्या आ रही, तो बस यहीं से छोड़ देंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे, बहुलक। बहुलक का आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब 22 का ये खा पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने आपके पीछे लगवाया हुआ है शायद, सेट 2 या 3 में, 2024 के सेट 2 या 3 में जाएंगे, वहाँ ये आपको मिल जाएगा। 1 मिनट मैम देख के बता रही हूँ कहाँ पर है ये। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां
बराबर होती हैं। ठीक है, ये 22 है, 22 नंबर का ये गा पार्ट है, वहां पर आप देखिए ये आपको मिल जाएगा। और ये किस सेट में है, ये 2024 के सेट 2 में आप जाएंगे, वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहां जाकर आप देखिए, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, क्या कि सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये गा पार्ट है। गा में क्या लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना जिसका कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर कहा है कि जो बीडी है, ठीक है, जो बीडी है एसी पर लंब है, यानी कि बीडी लंब है एसी पर। ठीक है, सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी स्क्वायर है वो एसी इंटू एडी के बराबर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए पहले इसका चित्र बनाते हैं, फिर समझाते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी पता है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, क्या कि यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। तो मान लीजिए ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बल्कि और अच्छा बनाना चाहिए था, या इसको कट करके ना यहाँ बना सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, ये कट है इधर वाला, ये हमने बना लिया। तो इसमें ना ए बी सी, बी कोण हमारा समकोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है ये समकोण है, 90 डिग्री का है। फिर इसको ए मान लेंगे और इस पॉइंट को सी मान लेंगे, भाई ए बी सी ऐसे करके। और ये कहा था कि जो बी डी है वो ए सी पर लंब है, तो ए सी तो ये है, तो बी डी लंब है। अब फिर बी डी यहाँ ये हमको लेना है। ठीक है, क्योंकि बी डी है वो ए सी पर लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री, तो फिर ये वाला भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि जब लंब होता है तो जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ठीक है, अब जो जो इसमें दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन तो हमें करना नहीं है, तो बस जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं, और यहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। क्या कि दिया है, दिया है, हमें क्या दिया है सबसे पहले कि जो बीडी है वो लंब है एसी पर, एक तो हमको ये दिया हुआ है, और हमें पता है, हमें ये पता है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, समकोण है, हमको ये पता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी स्क्वायर है वो ए सी इंटू ए डी के बराबर होना चाहिए। हमको ये सिद्ध करना है कि जो ए बी स्क्वायर है वो ए सी इंटू ए डी के बराबर होना चाहिए। अब इसकी उपपत्ति करेंगे, यानी कि कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका बताएंगे, उसको ही उपपत्ति बोलते हैं। तो इसकी उपपत्ति करेंगे। अच्छा, तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल इसमें ले लेते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज से ही सॉल्व होगा, तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक तो ट्राइंगल हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल हम लेंगे ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, एक छोटा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, दूसरा बड़ा ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ठीक, तो बस वही लिखेंगे, क्या उपपत्ति कैसे कि ट्राइंगल ए बी डी या ए डी बी कुछ भी लिख सकते हैं, तो ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल में इसमें ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि जो एंगल ए है, ठीक है, जो ये एंगल ए है उभयनिष्ठ एंगल है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी मिलेगा, और इस पूरे चित्र में देखें इसमें भी तो मिलेगा। तो जो एंगल ए है वो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, यानी इस बड़े ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल में उभयनिष्ठ है। तो ये तो हो गया उभयनिष्ठ, यहाँ लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ, ये लिख देंगे यहाँ पर। अब दूसरी चीज और हमें इसमें क्या दिख रही है कि जो एंगल डी है, जो एंगल डी है, ठीक है, ये जो एंगल हमारे पास डी है वो बी के बराबर है। अच्छा, ये कैसे बराबर है, भाई ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर बड़े चित्र की बात करें तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल है बड़े चित्र में, और अगर छोटे चित्र की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो इसमें रहेगा एंगल डी, ठीक है, और इसमें क्या एंगल बी, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्राइंगल है तो इसमें एंगल बी। ये क्या है, ये 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। तो बस एंगल एंगल समरूपता इसमें लग जाएगी। जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल बी, भाई अब एंगल ये बी बचा, भाई एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इसका एक ही एंगल तो बचा, और इस भाई छोटे त्रिभुज का एक एंगल बचा, बड़े त्रिभुज का एक एंगल बचा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और ये कहाँ से बराबर हुआ है, ये ए समरूपता से हुआ है, ए समरूपता से।
ठीक है, एंगल समरूपता से ये बराबर हो गया। अब जब ये बराबर हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए डी बी था ये समरूप है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। अब जब ये समरूप हो गए हैं तो इनके जो साइड्स होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो अनुपात में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ए डी है, ठीक है, ए डी के बटे में क्या आ जाएगा, ये ए बी आएगा। भाई ये लंब है, भाई छोटे ट्राइंगल में ये लंब है, अब बड़े ट्राइंगल की बात करें तो उसमें ये लंब है कि नहीं है, तो जो ये ए डी है, ए डी के बटे में ए बी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो इनकी साइड्स हैं वो समानुपाती हो जाएंगे, अनुपात में आ जाएंगी। तो ए डी बटे ए बी बराबर क्या, ये हो गया। अब इसमें अब ये जो बी डी है, ठीक है, बी डी है, ये किसके बराबर होगा, ये बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये आधार है और बड़े ट्राइंगल में ये आधार है, तो जो ये बी डी है ये बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि बी डी बटे में बी सी। ठीक है, बी डी और बी सी बटे में होगा, बराबर नहीं होगा, बटे में हो जाएगा। ओके, अब एक जो लास्ट कर्ण बचा है, इस छोटे वाले में कर्ण ये है लेकिन इस बड़े वाले में तो कर्ण ये है ना, तो फिर क्या लिखेंगे कि ए बी बटे में क्या ए सी, ये लिख लिया हमने। अब बस हमें कौन से दो लेने थे, ठीक है, यहाँ क्या है जो हमें सिद्ध करना है, उसमें ए बी स्क्वायर है। ठीक है, ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर किन दो को लेने से आएगा, इसको और इसको लेने से ए बी स्क्वायर आएगा। भाई ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, क्योंकि तीनों बराबर है तो किसी दो को भी तो ले सकते हैं साथ में। तो यहाँ अतः क्या ले लेंगे, ए डी बटे ए बी बराबर में क्या, ए बी बटे ए सी। इन दोनों को बराबर हमने कर लिया, इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें दो ही से प्रूव करना था। तो ए बी इससे गुणा हो जाएगी, तिर्यक गुणा इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ए डी इंटू ए सी, ठीक है, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू क्या, ए बी स्क्वायर। ये ए बी मिला के ए बी स्क्वायर बन जाएंगे। और जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, वो हमको यही तो प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। ठीक, तो बस अब इसको आगे करके लिख देंगे क्या कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ये ए सी यहाँ लिख देंगे इंटू ए डी यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ डाल देंगे अतः। और ये हमारा प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, अब इसी का ये घा पाठ लगाएंगे। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, पुनीता जो थी कोई लड़की है, कोई बच्ची है, उसकी, अब ये क्वेश्चन नंबर घा है, ठीक है, 22 का घा पार्ट है। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, ठीक है, 2 वर्ष पहले की आयु निकालना है और 4 वर्ष बाद की आयु निकालना है, फिर उन दोनों का गुणनफल कर देना है। उसकी वर्तमान आयु, और जो वर्तमान आयु हम माने होंगे, ठीक है, उस वर्तमान आयु का दुगना करना है, उसमें एक अधिक जोड़ना है, क्योंकि वर्तमान आयु के दुगने से एक अधिक है कहा है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद 4 या 5 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा और 4 नंबर में दिया है, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या वर्तमान आयु बोला है, तो यहाँ पर मानेंगे क्या, माना पुनीता की वर्तमान आयु, माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, उसको हम x वर्ष मान लेंगे। तो अब सबसे पहले कहा है कि 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। अब जब 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब होता है 2 वर्ष पहले, यानी माइनस कर दो, तो x माइनस 2 वर्ष, ठीक है, ये हो गया। फिर कहा है कि 4 वर्ष बाद की आयु, तो पुनीता की, अब यहाँ 2 की जगह क्या 4, ठीक है, वर्ष, पूर्व की जगह क्या लिखना है बाद, 4 वर्ष बाद की आयु, ठीक है, पुनीता की 4 वर्ष बाद की आयु। तो 4 वर्ष बाद जब बोला है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, इसी में 4 जोड़ना है, तो x प्लस 4 वर्ष, ठीक है, ये हो गया x प्लस 4 वर्ष। अब यहाँ 2 वर्ष पहले की आयु और यहाँ 4 वर्ष बाद की आयु, इन दोनों का जो गुणनफल है, तो इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे। तो गुणन, इन दोनों का गुणन कर लेंगे। गुणन कितना हो जाएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4, ये हमने दोनों का गुणन कर लिया। अच्छा, इसको गुणन करके लिख भी लेते हैं, क्या आएगा, x का x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, फिर x का 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा, फिर -2, अब -2 का जब x से करेंगे तो -2x आ जाएगा, -2 का 4 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यानी x स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या, यहाँ से 4 में से 2 गया तो 2x माइनस 8। एक तो इतना हमने ये बना लिया। ये भाई जो इनका गुणन निकालना था, इन दोनों का जो गुणन निकालना था, वो गुणन हमने इनको गुणनफल किया, उसको सॉल्व किया और इतना कुछ आया हमारे पास। लेकिन अब आगे भी कुछ बोला है। अब इसमें आगे क्या बोला है कि गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक हो।
तो वर्तमान आयु तो x है, ठीक है, वर्तमान आयु तो x है। अब वर्तमान आयु का दुगना करो, तो वर्तमान आयु के दुगने से एक अधिक। अब इसको भी तो दिखाएंगे अधिक, तो इसमें क्या दिखाएंगे भाई, वर्तमान आयु x है, ठीक है, तो x का दुगना करो तो 2x हो गया, दुगना मतलब 2 से गुणा, ठीक है, उसमें एक अधिक करो, तो ये हमने एक अधिक कर दिया, तो यानी कि एक ये बना और एक ये बना। प्रश्नानुसार इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार, क्योंकि यही तो बोला है, तो प्रश्नानुसार क्या, x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। भाई इसको और इसको इक्वल कर देंगे, तो ये हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 2x और 2x कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड सेम साइन के हैं, यानी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों साइड जब सेम साइन यानी कि सेम चिन्ह के होते हैं तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपोजिट चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो नहीं हो सकता, कैंसिल फिर नहीं हो सकता। यहाँ क्या बचा, x² माइनस 8 बराबर 1, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ से x² इज इक्वल्स टू 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 9, इसका रूट ऑफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस का और माइनस का, लेकिन जो आयु होती है वो हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और -3 जो आएगा उसको कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, तो x का मान हमें सिर्फ 3 लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनीता की वर्तमान आयु बराबर कितनी, 3 वर्ष। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही छोटा था, ठीक है, सवाल ये बहुत छोटा था, लेकिन क्या ये सब लिखने वाली जो लैंग्वेज थी थोड़ा सा बड़ा हो गया, और वैसे भी आपको ये लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है तो आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। वो 4 नंबर ऐसे ही थोड़ी ना आपको दे देंगे कि आपने बस इतना सा सॉल्व किया और 4 नंबर मिल गए। करने को तो ये हम आपको 1-2 स्टेप में करके दिखा सकते थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो वर्तमान आयु है उसमें 2 वर्ष कम करो, तो ऐसे कर सकते थे, 2 वर्ष कम कर दिया, उसके बाद 4 वर्ष बढ़ा के उनका गुणनफल करो, तो 4 वर्ष बढ़ा दिया, उनका गुणनफल कर दिया, फिर जो वर्तमान आयु थी उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया। सीधे यहाँ से भी बना सकते थे इक्वेशन, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। ऐसे क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर 4 नंबर में आप क्या ही करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। अब यहाँ इसको सॉल्व करते सीधे सीधे x² और यहाँ 4x हो जाता, यहाँ 2x हो जाता, तो कुल मिला के 2x आ जाता, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, ये माइनस का 8 हो जाता और यहाँ से 2x प्लस 1 हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते, क्या बचता है x² और यहाँ 1 बचा, ये 8 वहां चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 9। अब ये इतने में भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन हमें लैंग्वेज भी लिखनी है इसमें, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अब एक बात और, जो मैंने अभी आपको ये बताया था, शायद कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है कि क्या कौन सी चीजें कहाँ कट हो जाती हैं। मान लीजिए बराबर का निशान लगा हुआ है, यहाँ x² लिखा है, यहाँ माइनस का 5x लिखा हुआ है, प्लस का 2 लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ लिखा है x की घात 3 और माइनस का 5x प्लस 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब हम कह रहे हैं क्या ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हाँ ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेम साइन, बस हमें साइन देखना है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि x² प्लस का 5x होता यहाँ पर और यहाँ प्लस का 2 या कुछ भी होता, बराबर में x की घात 3 या फिर यहाँ पर माइनस का 5x प्लस का 2 ऐसा कुछ होता, तब क्या होता, यहाँ पर क्या है, प्लस का है और यहाँ माइनस का है। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, अब इनको आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, लेकिन यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ से क्या, प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है, ये भी आपस में कैंसिल हो सकते थे, लेकिन यहाँ से क्या, अगर हम इसको माइनस कर दें, सोच कीजिए, अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये प्लस है, तो फिर ये आपस में कैंसिल अब नहीं हो सकते इस कंडीशन में, ठीक है। अब इसका ये अड़ा वाला पार्ट है, तो अड़ा में क्या है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इस इक्वेशन को हल करना है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 2 नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है, कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यही आएगा, ठीक है, एलसीएम यही आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो x माइनस 2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इस 1 से होगी, माइनस ये वाला 1 और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले x से हो जाएगी, बराबर ये 3 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस और x की मल्टीप्लाई यहाँ, तो फिर x माइनस का लिख दिया जाएगा, बराबर 3, और जो ये बटे में है ये जो है यहाँ यहाँ गुणे में आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ लिखेंगे x और x माइनस 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3x की जो मल्टीप्लाई है इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा,
3x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 3x की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब जो ये 2 है इसको भी इस तरफ ले आएंगे और यहाँ 0 बना लेंगे, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस का 2, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास निकल के आ रही है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान 3, भाई a का मान इसमें 3 है, b का मान माइनस 6 है, तो फिर b का मान कितना, माइनस का 6, और c का मान कितना 2। हमें x का मान निकालना है, तो श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे, तो श्रीधराचार्य विधि, और वो क्या होती है, क्या लिखेंगे भाई, मूल निकालना यानी कि x का मान निकालना है, तो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला श्रीधराचार्य विधि का। तो माइनस b, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 6 है, यहाँ तो माइनस पहले से, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 लिख देंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। अब a की वैल्यू कितनी है, 3 है, इंटू c की वैल्यू कितनी, 2 है, तो ये लिख दिया, बटे में 2a, तो 2 इंटू और एक जगह कितना 3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, तो ये लिख दिया हमने। अब प्लस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और जो ये माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 3 12 दूनी 24, यहाँ हो गया 24, बट्टे में कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो प्लस 6 प्लस माइनस, यहाँ कितना 36 में अगर 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा, ठीक है, बटे में 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 6 प्लस माइनस और 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12, इसका मतलब 2√3 लिख सकते हैं 12 को, ये 6 हो गया, ठीक है। अच्छा 12 को यहाँ कैसे लिखा जाएगा, 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में पहले आएगा 6, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, ठीक है। अब यहाँ 2 2 का तो जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 एक बार बाहर निकाल दिया और एक बार ये 2 खत्म, ये सिर्फ √3 ही तो बचा, तो √3 यहाँ लिख देंगे और 6 जो चल रहा था वो लिखा रहेगा। अब ये 2 अलग अलग करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, अभी अलग नहीं करते हैं, अभी एक काम ये करते हैं कि इन दोनों से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3, ठीक है। ये प्लस हटा देते हैं, बार बार प्लस नहीं लिखते हैं, 3 आ जाएगा और प्लस माइनस √3 और अपॉन में कितना 6 कट करेंगे तो 1 कम 2 2 3 6, 3 आ गया यहाँ पर, फिर 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, कुछ ऐसा बन के आ रहा है। अब इसको ना अलग अलग लिख देंगे, क्या 3 प्लस √3 अपॉन 3 एक बार ये लिखेंगे और दूसरी बार 3 माइनस √3 अपॉन 3 एक बार ये लिख देंगे, और ये x की दोनों वैल्यू आ गई, तो इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब ये इसका 4 पार्ट है, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके की वर्गों का योगफल 340 है, ठीक। तो इसमें संख्याएं हमें धन सम संख्याएं माननी पड़ेंगी, तो माना धन सम संख्याएं, ठीक है, 2 लेनी है, तो कौन कौन सी, एक तो लेंगे 2x और दूसरी 2x प्लस 2, ठीक है। जब भी हमें सम संख्याएं लेने को बोलेगा धन सम संख्याएं, तो हमें यही 2 संख्याएं माननी है, और अगर इसके आगे भी लेना है, अगर 3 संख्याएं आती हैं तो 2x प्लस 2 फिर 2x प्लस 4 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। फिर प्रश्नानुसार क्या कहा है, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसका भी होल स्क्वायर और बराबर में 340, ये प्रश्नानुसार है, क्योंकि इन्होंने कहा है जिनके वर्गों का योगफल 340 है, ठीक। तो इन दोनों के वर्गों का योगफल, भाई इसका वर्ग कर दिया इसका योगफल कर दिया, तो वर्गों का योगफल 340 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ x स्क्वायर रहेगा, इसमें a प्लस b वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर है यानी 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए ये है और बी ये है, 2 इंटू ए इंटू बी लिख दिया, यहाँ 340। अब ये 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 4x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना 2 दूनी 4 और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 8x, तो ये 340 ना माइनस में यहाँ ले आते हैं, तो माइनस में 340 यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। अब 4x स्क्वायर मिलाकर 8x स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 8x ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और 340 में अगर हम 4 घटाएंगे
तो 336 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस का ही रहेगा, प्लस का नहीं, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसमें से 4 घटा देंगे तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक, अब इन सबसे ना 8 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 3 24, 8 चौके 32। ठीक है, फिर एक बचेगा 16, तो 8 दूनी 16, 42 आ रहा है बराबर 0। अब ये 8 जो है यहाँ बटन चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर में 0। अब 42 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से कितना, 1 आ जाए। यहाँ कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है तो 1 आ जाए। तो 42 के गुणनखंड 7 छंग 42, और 7 में अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 7 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 माइनस 6 एक्स, यहाँ 42 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0, ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन, तो इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 7 आ जाएगा। इन दोनों से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 7, क्योंकि 6 सत्ते 42 बराबर 0। अब x प्लस 7 एक ब्रैकेट में अलग लिख लेंगे, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में अलग लिख लेंगे। ठीक, तो x बराबर माइनस 7, यहाँ से x बराबर माइनस 7 आएगा, लेकिन यहाँ से क्या आएगा, x बराबर प्लस का 6। तो हमें क्या बोला था, धन सम संख्याएं। हमें क्या बोला था कि धन सम संख्याएं, तो धन सम संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें ये निगेटिव वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्याएं बराबर, कौन कौन सी संख्याएं लेना है, संख्याएं। और कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, 2x लेना था और 2x प्लस 2 लेना था। तो यहाँ से क्या, 2 इंटू एक्स की जगह कितना, 6 लेंगे, कॉमा लगाएंगे, 2 इंटू यहाँ फिर से 6 लेंगे और यहाँ 2 लिख लेंगे। तो फिर यहाँ कितना, 12 हो जाएगा, और यहाँ 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। तो संख्याएं कौन कौन सी आई, क्या लिखेंगे, संख्याएं बराबर 12 और 14, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब खंड बा का ये 3 नंबर है, तो इसको हम 23 मान के चलते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण दे रखी है और इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये समीकरण हमने यहाँ लिख रखी है। इसमें सबसे पहले जो x माइनस 1 है ना, और यहाँ y माइनस 2 है, इसको रिप्लेस करेंगे। अच्छा, इसको पहले एक बार ऐसे और लिख लेते हैं, x और अपॉन में अभी नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं भाई, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसे लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 1 अपॉन, नहीं यहाँ अपॉन नहीं लगाते, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 2 ऐसे लिख लेते हैं, और ये 7 अपॉन 4 है। ठीक है, सेम इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, एक्स 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई माइनस 2 ऐसे लिख लेते हैं, और बराबर में 1/2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब मानेंगे, किसको मानेंगे, माना 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हम a मानते हैं, फिर 1 अपॉन वाई माइनस 2, इसको हम b मानते हैं। ठीक है, इसको हमने a भी मान लिया, तो ये इसको हमने a माना है पूरे को। ठीक है, पूरे को a माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5a प्लस ये 1 तो है, 1 लिख लेते हैं, या फिर नहीं भी लिखते हैं। यहाँ 1 अपॉन वाई माइनस 2, इसको हमने b माना है, तो यहाँ 1b, और यहाँ 7 अपॉन 4 अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ क्या, 6a, इसकी जगह a, तो 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक, अब जो ये 4 है, 4 या तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिना मल्टीप्लाई किए ही कर सकते हैं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 2b है, यहाँ भी 2b हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 10a हो जाएगा, प्लस यहाँ 2b हो जाएगा, और यहाँ क्या, 7 दूनी 14, 14/4। अब ये दो आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे। ठीक है, ये जो 14 और 4 है, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। अब जो ये वाली इक्वेशन है, इसको नीचे लिखेंगे क्या, 6a। अच्छा, इस इक्वेशन का कोई नाम दे देते हैं, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या, 6a ये इक्वेशन लिखेंगे, माइनस 2b बराबर में 1/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब नॉर्मली इसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये 6 है, ये 10 है, तो कितने, 16, 16a। और इनको भी आपस में जोड़ेंगे, तो पहले इनको कट कर लेते हैं, क्या, 7/2, भाई 2 से कट कर लिया, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, यहाँ आया 7/2 प्लस 1/2, इनको आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक, यहाँ 16a बराबर, अब यहाँ पर 2 2 है, तो 2 2 का तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 7 + 1, इनको भी तो ऊपर जोड़ेंगे, फिर 16a बराबर,
यहाँ 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8, 8/2। तो अब जो ये 16 है ये बटे में आ जाएगा, तो पहले इसको कट करते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 16a बराबर 4 बटे में 1। अब जो ये 16 है, ये 16 यहाँ 1 के पास चला जाएगा, ठीक है, ये 16 यहाँ 13 गुणा करके 1 के पास चला जाएगा, तो 4 बटे ये 16 कहाँ 1 से जब गुणा करेगा तो 16 आ जाएगा। फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो a का मान आया है 1/4, ठीक है, a का मान आया है 1/4। अब b का मान भी तो निकालना है, तो किसी एक समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी एक समीकरण में मान रख देंगे। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, या फिर इसी के नीचे लिखते हैं क्या, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 हमारी कहाँ है, समीकरण 2 ये है, इसमें मान रखेंगे। तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे क्या, 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 6a, तो 6 मल्टीप्लाई और a की जगह 1/4 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ ये भी कट हो रहा है, तो 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 और ये 1/2 इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये 2 भी है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 का तो एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 1 और यहाँ क्या 2 भी है। अब 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2/2, ठीक है, और यहाँ क्या 2 भी है, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया भाई, 1 यहाँ पर भी 1, तो 1/1। अब जो ये 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा भाई, तिर्यक गुणा होगी ना, तो 1/2, ठीक है, और यहाँ सिर्फ b रह जाएगा, यानी कि b का मान हमने निकाला 1/2 और a का मान हमने निकाला है 1/4। ठीक, 2 मान हमने निकाल लिए। अब जब हमारे पास 2 मान आ गए, अब इस तरफ लगाते हैं, ठीक है, अब इस तरफ लगा लेते हैं। जो हमने ये माना हुआ था, ठीक है, क्या माना था, 1/x माइनस a बराबर 1, ठीक है, ये माना हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 1/x माइनस a 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a, ठीक है, ये था। तो a की वैल्यू हमने जो निकाली है वो 1/4 निकाली है। यहाँ पर a की जगह क्या लिखेंगे 1/4, तो यहाँ x माइनस 1 और यहाँ 1/4, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको भी ऊपर कर देंगे, फिर इसको भी ऊपर कर देंगे, या यूं कह सकते हैं इसकी तिर्यक गुणा भाई, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, जो ये माइनस का 1 है ये इधर चला आएगा, तो फिर 4 ये +1 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो एक मान हमारा ये निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या जो b की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, अब ये भी लिख लेंगे यहाँ पर क्या 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, और b के लिए हमने निकाला है 1/2, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे 1/2। ठीक, तिर्यक गुणा, ये इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो 2 एकम 2 और यहाँ y माइनस 2, तो यहाँ y माइनस 2, ठीक है, ऐसे 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 + 2, भाई 2 जो माइनस का है यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। फिर y बराबर कितना 4, तो बस जो दो वैल्यू x और y के हमें निकालने थे ना वो यही आ जाएंगे। क्या, पहला ये 5 आ रहा है और दूसरा ये 4 आ रहा है, यही दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे पास। तो लास्ट में यहाँ आंसर लिख देंगे क्या, x बराबर 5 और y बराबर 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब ये 3 का या फिर 23 का ये अथवा पार्ट, ठीक है, ये अथवा वाला पार्ट करेंगे। इसमें क्या है कि 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में, ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करने में एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ठीक, तो अच्छा ठीक है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है। यानी कि जो 300 किलोमीटर की कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उसमें से 60 किलोमीटर तो उसने रेलगाड़ी से तय किया है, और शेष दूरी, शेष कितनी बचेगी 240 बचेगी भाई। 300 से अगर हम 60 घटाएंगे 240 बचेगा, तो जो शेष दूरी बचेगी वो उसने बस से तय किया। ठीक है, तो कुल 4 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 240 किलोमीटर बस से तय करने में उसको 4 घंटे लगते हैं। इन दोनों की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लगते हैं। ठीक, दोबारा बोला है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब दोबारा अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष दूरी, तो शेष कितनी हो जाएगी भाई 300 थी, अब 100 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से चल रहा है तो 200 बचेगा, 200 किलोमीटर बस से तय करेगा, तब उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि टोटल समय उसको कितना लगता है 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, टोटल समय उसको जो लगता है 4 घंटे 10 मिनट। भाई क्यों, क्योंकि वो पहले तो वो 100 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी से कर रहा है और फिर ठीक है 200 किलोमीटर वो बस से तय कर रहा है, तो 10 मिनट अधिक लग जाते हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, तो हमें रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना है। अच्छा, तो इसको मान लेते हैं, मान के ही करते हैं, तो माना यहाँ से लिखेंगे, माना रेलगाड़ी
की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया भाई। रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, इन दोनों को हम मान लेंगे, ठीक। तो पहले क्या बोला है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा वो यात्रा तय कर रहा है। अच्छा, ये तो जो समय दे रखा है, तो समय बराबर हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, इस फार्मूले पर अपना हम लगाएंगे। तो समय हमें 4 घंटा लग जाता है, समय हमको 4 घंटा लगता है कब, जब वो 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, और रेलगाड़ी की चाल क्या है, x, तो दूरी तो हो गई 60, फिर चाल, रेलगाड़ी की चाल x, तो यहाँ x लिख देंगे, ठीक, ऐसे। प्लस भाई जोड़ के ही तो 4 घंटा होता है, इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे। अब बस की चाल y है, तो यहाँ तो y लिखेंगे, और बस से वो कितनी दूरी तय कर रहा है, दूरी ऊपर लिखेंगे क्योंकि दूरी ऊपर लिखना है, ठीक है, दूरी बटे 4, तो दूरी कितनी है 240, क्योंकि 300 में 60 तो उसने रेलगाड़ी से तय कर लिया और 240 उसने बस से तय किया, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास। अब अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, या फिर अभी नहीं डालते हैं, इसको और थोड़ा सही करके लिख देते हैं कि 60 बटा x प्लस 240 बटा वाई बराबर 4। अब इन दोनों से ना 60 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अभी और इसको सही करते हैं। 60 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 1 बटे एक्स प्लस यहाँ कितना 6 चौके 24, तो चौके 24, 4 बटा वाई बराबर 4। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, बच रहा है हमारे पास। या इसको एक काम करते हैं, एक्स वाई को ए और बी मान लेते हैं, या फिर वो अगले स्टेप में मान लेंगे। तो ये प्रश्नानुसार हमारी एक इक्वेशन बनी, ठीक है, ये प्रश्नानुसार एक एक इक्वेशन तो हमारी ये बन के आई है ये। अब पुनः प्रश्नानुसार की अगर हम बात करें, तो पुनः प्रश्नानुसार ओके, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है और शेष दूरी बस से तय करता है, तब उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि इस बार जो समय लगेगा, ठीक है, समय जो होगा वो 4 घंटे और कितना प्लस 10 मिनट, उसको इतना समय लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट का। और तब यहाँ पर क्या एक कंडीशन बनेगी हमारे पास, भाई 100 किलोमीटर तो वो रेलगाड़ी से चल रहा है, तो दूरी बटे चाल, ठीक है भाई, चाल तो हमने उसको x माना हुआ है, दूरी बटे चाल। अब पुनः वो कितना 200 किलोमीटर बस से चल रहा है, तो बस को हमने y मान रखा है, बस की चाल को, तो ये बनेगा। लेकिन यहाँ मिनट है, यहाँ घंटा है, और सारी जगह जो हमारे पास क्वांटिटी है वो घंटे में है, ठीक है, जो मात्रा है उसका तो वो घंटे में है, तो यहाँ मिनट है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे 4 प्लस 10/60, इसको हमने चेंज कर दिया, घंटे में 10 मिनट थे, घंटे में चेंज कर दिया, यहाँ कट कर देंगे। अब 6 चौके 24, 22 के नीचे 1 मान लेंगे, तो 6 कम 6 भाई एलसीएम हो जाएगा 6, फिर यहाँ 6 चौके 24 और यहाँ 1, ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के हमारा ये बन रहा है, या फिर 100 इससे कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले लिया, 1/x प्लस 2/y, कुछ ऐसा बना लिया हमने इसको। अब यहाँ से क्या बन रहा है 100, यहाँ 1/x प्लस 2/y, अब यहाँ क्या 25/6। अच्छा, ये 100 है ना, 100 को भी इधर ही ले आते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हमने बटा ना 100 लिख दिया, ठीक है, बटे में हमने ये 100 लिख दिया। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ से कट गया 1/x प्लस 2/y, और यहाँ से क्या 1/24, 6 चौके 24, तो ये आ रहा है कुछ 1/x प्लस 2/y, ठीक है। अब इसको सही करके लिख लेते हैं, सही करके लिखने का मतलब है 1/x पहले लिख लेते हैं, फिर 2/y बाद में लिखते हैं, और यहाँ 1/24 ऐसे लिख लेते हैं, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये हमारी समीकरण बनी थी, ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं, थोड़ा सा और ठीक करने के मतलब जो ये 60 है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, तो 1/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू 4, और ये 60 ये बटे में चला जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, 2 बचेंगे भी, 4 पंचे 20, तो ये हुआ 1/x प्लस 4/y ऐसे, और बराबर में 1/15। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है ना, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1, अब इसको मानते हैं, इसको हमने माना है इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, और जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ना अलग अलग लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 4/y बराबर 1/15, और यहाँ से क्या 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24। तो या तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसी रूप में सॉल्व कर सकते हैं,
या 1/x को मान लो भाई, 1/x को a मान लो, फिर 1/y को b मान लो। तो चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए मैं आपको दोनों तरह ही बता दूंगी। तो पहले तो ऐसे ही देखिए कि ऐसे ही हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर लगा लेंगे माइनस का निशान, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल भाई। 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या 4/y माइनस, अब ये वाला चिन्ह देखेंगे ना तो 2/y इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/24। ये कुछ ऐसा बन के आएगा। यहाँ y तो एलसीएम y हो जाएगा, फिर 4 माइनस 2, और यहाँ से क्या 15 और 24 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 15 15 8 120, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस 24 पंचे तो यहाँ 5 हो जाएगा भाई, 24 पंचे 120, इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे एक की। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या, ये देखिए 4 माइनस 2, तो यहाँ 2 बचेगा, 2/y बराबर, तो यहाँ 8 में से जब 5 जाएगा, ठीक है, जब ये 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ 3/120। ठीक, तो अब 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40। तो अब जो 40 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा भाई, ये तिर्रे गुणा इसकी यहाँ और इस y की गुणा इस 1 से हो जाएगी। तो 4 दूनी 8, 80 y। तो वो जो y आ रहा है वो आ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो y आ रहा है यानी कि जो बस की चाल आ रही है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। अब ये जो 80 किलोमीटर निकल के आया है किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण ये एक, ये 2 है और ये वाली 1 थी, तो किसी एक समीकरण में मान रख सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब y का मान कितना है, यहाँ पर 80 रखना है। तो सॉल्व करते हैं, 1/x प्लस 4/80 बराबर 1/15। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ गया 1/20 आ गया। तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/15, ये हुआ 1/15, और जो ये 1/20 है ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है हमारे पास, 1/x इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60, तो यहाँ से कितना आएगा 1/60। ठीक, और यहाँ 1/x यानी कि 1/x बराबर 1/60। तिरे गुणा कर दो x की यहाँ और 60 की यहाँ, तो x बराबर 60। ठीक है भाई, x यहाँ और 60 यहाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 60। तो अब ये जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर यहाँ लिखते हैं। तो आंसर में क्या कि ये तो रेलगाड़ी की चाल है, तो क्या रेल गाड़ी की चाल बराबर क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल, तो बस की चाल बराबर कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर आ जाएंगे दोनों इसके। ठीक है, हालांकि सवाल मैंने काफी टुकड़ों में कर दिया है, पहले यहाँ से किया, फिर यहाँ किया, फिर ये यहाँ हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ हुआ है, फिर यहाँ हुआ है, और फिर यहाँ से मैंने किया है। ठीक है, तो अच्छा एक तरीका इसका और था, मैंने कहा कि यहाँ तक इक्वेशन अगर हम बना लेते हैं तो उसको ए भी मान के भी कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताई दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जो ये दो समीकरण हमने मानी थी ना, इन समीकरण को लिखेंगे भाई। अगर आपको ऐसे कट नहीं करना है कि पूरा पूरा आपको कट नहीं करना है, तो इनको मान लेते हैं। क्या हमारे पास क्या था, यहाँ देखिए, एक मिनट, हमारे पास क्या था कि 1/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू 1/15, एक समीकरण ये थी। और जो दूसरी समीकरण आई थी 1/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 1/24, ये समीकरण हमारे पास दो आई थी। इसमें हम मान देंगे, क्या माना 1/x इज इक्वल्स टू a और 1/y इज इक्वल्स टू b। हम इन दोनों को अलग अलग मान लेंगे a और b के रूप में। तो 1/x की जगह a लिखेंगे, प्लस ये 4 तो लिखा रहेगा, फिर 1/y की जगह b लिखेंगे, और यहाँ 1/15 ऐसे चलता रहेगा। इस समीकरण को क्या लिखेंगे, 1/x की जगह देखो फिर से a लिखेंगे, 2 लिखा रहेगा, और यहाँ 1/y की जगह फिर से b लिखेंगे, यहाँ 1/24 हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको कर सकते थे। फिर ये और ये समीकरण दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसी के नीचे ये लिख लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 4b, यहाँ -2b, तो कितना 2b ही तो बचेगा भाई, 4b में से 2b जाएगा तो 2b बचेगा। यहाँ 1/15 माइनस 1/24, तो इसको तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 24 और 15 का एलसीएम 120 आ जाएगा, 15 8 120 8, और 24 पंचे 120, तो यहाँ 5, यहाँ कितना 2b,
तो 2b बराबर, अब यहाँ कितना 3 और ये बटे में 120, फिर जो ये 2 है 2 यहाँ चला जाएगा, तो पहले 3 चौके 12, तो यहाँ 40 हो गया, तो b बराबर 1/40, और जो ये 2 यहाँ था ना, ये यहाँ गुणे में चला आएगा, कितना 1/80, तो b का मान आ रहा है 1/80। ठीक, अब कैसे करेंगे, जब b का मान 1/80 आ गया तो समीकरण ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कुछ भी मान लेना, इनमें से किसी एक में मान रख देंगे, तो a + 4b बराबर 1/15। ठीक, हम इसमें समीकरण 1 में इसको 1 मान लेंगे, इसमें मान रखते हैं, तो b का मान क्या हमारे पास आया 1/80, तो a + b का मान 1/80 बराबर यहाँ 1/15, a बराबर यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना 20 हो गया, तो फिर 1/15 माइनस 1/20, अब 15 और 20 का जब एलसीएम करेंगे तो कितना 60 आ जाएगा, तो 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो यहाँ पर कितना 1/60 आ जाएगा, a का मान आया 1/60, ठीक है, a का मान 1/60 और b का मान 1/80 आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल खत्म नहीं होगा, अब जो हमने माना था वापस हमें वो भी तो करना है क्या, 1/x को हमने a माना था, तो लिखेंगे 1/x बराबर a, 1/x बराबर, और a की जगह क्या 1/60 लिखेंगे, अब 13 गुणा इसकी यहाँ गुणा इसकी यहाँ गुणा, तो x यहाँ x और यहाँ 60 की 1 से 60, तो ये आंसर आएगा, ऐसे करना था। अब इसी प्रकार जो हमने ये माना था कि 1/y = b, तो 1/y तो ऐसे लिखा रहेगा, और b का मान 1/80 रखना है, फिर ये इसकी यहाँ गुणा और इसकी यहाँ गुणा, तो कहने का मतलब y बराबर 80, ठीक है, तो ये चाहे ऐसे आप करें इस मेथड से a और b मान के, और चाहे आप डायरेक्टली ये सॉल्व करें यहाँ से, दोनों तरीकों से ही ये हो जाता है, ठीक है। अब ये इसका 4 नंबर है, ठीक है, तो 4 नंबर में क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, ठीक है, फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो स्तंभ कोई बना होगा, ठीक है, तो पहले उसका उन्नयन कोण फाई रहा होगा, उसके बाद फिर थीटा हो गया होगा, ठीक, तो और जब थीटा से फाई से थीटा हुआ होगा, ठीक है, थीटा से फाई नहीं बल्कि फाई से जब थीटा हुआ होगा, उस समय छाया जो होती है वो a मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई, और जो स्तंभ होगा उसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं, हाँ थोड़ा सा है, अलग टाइप का है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका चित्र ही बना लेते हैं यहाँ पर, तो चित्र कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई स्तंभ है, तो ये कोई हमने स्तंभ बना लिया, ये स्तंभ हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब स्तंभ को हमने ए बी नाम दे दिया, ठीक है, ये ए और ये बी, ए बी नाम दे दिया हमने। तो पहले इस स्तंभ का कोण फाई रहा होगा, तो हम मानते हैं यहाँ से फाई है, अप्रोक्सीमेट हमने ये माना कि यहाँ से फाई रहा होगा, ये थोड़ा और स्ट्रेट बनाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ से फाई रहा होगा पहले, ठीक है। दोबारा फाई से थीटा हो गया, यानी और आगे बढ़ेंगे तब तो इसकी छाया बन पाएगी, तो फाई से थीटा हो गया होगा दोबारा, दूसरी कंडीशन में फाई से बढ़कर थीटा हो गया, ठीक है। अब बोला है जब फाई से थीटा होता है उस समय जो छाया होती है वो a मीटर अधिक हो जाती है, यानी यहाँ छाया क्या रही होगी ये हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ छाया जो है ये a मीटर अधिक हो जाती है, ये वाला a मीटर है तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक। और इसको ना फिर स्तंभ की जो लंबाई पूछी उसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। अब ये a ये b, तो इस पॉइंट को हम c मान लेते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को फिलहाल d मान लेते हैं, ठीक है, ये चित्र बन गया। अब जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि माना, पहले तो मानेंगे भाई स्तंभ की लंबाई पूछा है तो मानेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई कुछ भी लिख सकते हैं, तो स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। फिर जो दूरी उसको भी तो माना है, तो माना दूरी, ठीक है, कौन सी दूरी, ये CB दूरी, ठीक है, CB दूरी को भी हम x मान रहे हैं, तो माना दूरी CB बराबर x मीटर, और ये हमको a मीटर दे रखा है, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं कि दूरी CD बराबर a मीटर, ठीक है, ये हमको दिया है, तो यहाँ लिख भी लेते हैं कि दिया है, यानी कि हमको पहले से ये पता है ये, ठीक है। अब किस ट्राइंगल में, अब किसी एक ट्राइंगल में लेते हैं, तो पहले इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं, ठीक है, तो किसमें ABC या फिर ACB कुछ भी लिख सकते हैं, तो ACD लिख ले या ABC, तो ट्राइंगल ABC में, ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में या फिर ACB ऐसे लिख सकते थे, तो इसमें क्या tan फाई, ठीक है, tan फाई किसके बराबर हो जाएगा AB बटे BC, ठीक है, AB बटे BC, तो यहाँ क्या लिखेंगे AB बटे में BC, तो tan फाई तो फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और AB के लिए हम H लिखेंगे, ठीक है, AB के लिए H लिखेंगे और BC के लिए X लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे H बटे X,
ठीक। तो अगर x का मान निकालना हो तो x यहाँ चला जाएगा और जो tan फाई है वो बटे में आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर tan h अपॉन tan फाई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है ये वाला ए डी बी, ठीक है, ये वाला ए डी बी या फिर ए बी डी, ठीक है, तो इसको लिखते हैं कि पुनः ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक, दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी। तो ए बी डी में क्या, अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर, ठीक है, ए बी डी में क्या है, ये है tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी डी, ठीक है, ए बी, पहले ये ए बी tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी डी, ऐसे लिखना है हमको। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी डी, ठीक है। तो tan थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा और ए बी के लिए तो h भाई ए बी तो वही रहेगा, लेकिन जो ये बी डी है, देखिए बी डी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो बी डी का मतलब ये पहले x है और फिर ये a है, तो x प्लस ए, बी डी की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस ए या फिर a प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, तो a प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये tan बटे में ला सकते हैं या फिर वहीं रहने देते हैं, कुछ भी करके लिख सकते हैं। तो ये a प्लस एक्स तो यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो a प्लस एक्स tan थीटा इज इक्वल्स टू h, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब जो ये x लिखा हुआ है, x की जगह पर, ठीक है, क्या x बराबर h अपॉन tan फाई था, ये लिखेंगे। तो भाई h का मान निकालना है हमें, तो यहाँ से x तो हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो a प्लस और इस x की जगह क्या लिखेंगे, h अपॉन tan फाई, ठीक, और ब्रैकेट के बाहर tan थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ h ऐसे ही लिखा रहेगा। और ये हम कहाँ से किए हैं ये भी लिखेंगे कि ये हम समीकरण 1 से, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमने समीकरण 1 से किया हुआ है, ठीक। अब जो ये a है, ठीक है, जो ये a है, ये tan थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद जो h है ये भी tan थीटा से मल्टीप्लाई करेगा। भाई कहने का मतलब ये है कि जो tan थीटा है वो a से भी मल्टीप्लाई करेगा और h से भी तो मल्टीप्लाई करेगा। तो लिखेंगे क्या, a tan थीटा प्लस h tan थीटा अपॉन में tan फाई, ठीक, बराबर h। अब क्या करेंगे, तो ये h वाला पोर्शन है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या, a tan थीटा बराबर h, और ये जो पोर्शन है यहाँ माइनस में, तो क्या h tan थीटा अपॉन tan फाई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 1 मान लेंगे, इन दोनों का क्या एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan फाई और क्या, अच्छा इन दोनों से h भी कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ तो 1 बचा ना, तो 1 की जब इस tan फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan फाई हो जाएगा, माइनस यहाँ से भी h कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ tan थीटा बचा, तो यहाँ तो tan थीटा लिख लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो tan थीटा ही लिखा रहेगा। यहाँ पर a tan थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो ये tan, अच्छा ये नीचे tan फाई था, ओके, तो यहाँ tan फाई बनाना है। जो ये tan फाई है ये वाला, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तीसरे गुणा हो जाएगी, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा tan फाई बराबर क्या, h और ब्रैकेट में tan फाई माइनस tan थीटा, ये लिख देंगे यहाँ पर। अब जो ये लिखा हुआ है इसको हम बटे में ले आएंगे यहाँ पर, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि a tan थीटा tan फाई और बटे में ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ पर बटे में tan फाई माइनस tan थीटा बराबर में क्या, h। और बस यही हमको प्रूफ करा रहे थे क्या, कि h बराबर, अब ये जो है इसको हम लिखेंगे कैसे, ये जो tan फाई है इसको आगे कर देंगे, tan थीटा पीछे कर देंगे, या ऐसे भी ठीक है क्योंकि दोनों गुणे में है तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो h बराबर क्या, tan फाई इंटू tan थीटा अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा, ये हमारे पास आ गया। जो उन्होंने स्तंभ की ऊंचाई पूछी थी ये आ गया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि स्तंभ की ऊंचाई, ठीक, ये आंसर हो गया हमारे पास, इसको आंसर डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका अथवा पाठ है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, अब देखो यहाँ अवनमन कोण दिए, यानी कि जो वो 4 मीटर वाला भवन है ना वो छोटा है, ठीक है, 4 मीटर वाला जो भवन है वो छोटा है इस वाले भवन से, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या दिया, दोनों ही कोण अवनमन कोण दे रखे हैं। फिर बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक बहुमंजिला भवन बनाते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ बना लिया, ये है हमारा बहुमंजिला भवन, तो बहु
मंजिला भवन। ये हो गया बहुमंजिला भवन, इसको नाम दे देते हैं ए और यहाँ पर बी। ठीक है, ये ए बी नाम दे दिया हमने। अब इसमें कहा गया है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से, शिखर मतलब यहाँ हुआ ना, तो शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के, अब 4 मीटर ऊंचा भवन, अब भवन हमें छोटा बनाना है। क्यों छोटा बनाना है? क्योंकि दोनों ही कोण अवनमन कोण दिए हैं, यहाँ से देख रहे हैं और दोनों ही कोण अवनमन कोण है। तो जब कहीं से देख रहे हैं और दोनों कोण अवनमन है, मतलब नीचे की ओर ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये 4 मीटर, हम इतना कुछ बना लेते हैं। मान लिया ये 4 मीटर है, तो ये हमने 4 मीटर बना लिया। और ये दूसरा भवन है, इसका भी नाम दे देते हैं इसको सी, इस पॉइंट को डी। ठीक है, सी डी नाम दे दिया हमने। अब इन्होंने कहा है कि 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर तो ये है और तल ये है। भाई 4 मीटर ऊंचा जो भवन है इसका शिखर ये है, तल ये है। तो शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो क्रमशः बोला, यानी कि पहले तो इसका, ठीक है, इसका शिखर का जो अवनमन कोण है ये 30 है। यानी कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे, तो ये 30 डिग्री अवनमन कोण का मतलब ऐसे आंख की सीध में जो नीचे की ओर जाए वो 30 डिग्री। ये 30, जब ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना हुआ? 30 डिग्री। अब कहा है कि अब जो ये तल है, ठीक है, तल का अवनमन कोण यानी कि ये वाला, ये इतना 45 है। भाई अवनमन कोण बोला है तो ये 45 है, इसका मतलब फिर ये 45 हो गया, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं इसलिए ये वाला 45 हो गया। अब बस इतना ही हमें चाहिए था और इसमें सब कुछ दे ही रखा है। अच्छा, इसको x मान लेते हैं, इसको, और ये जो भवन बना हुआ है इतना, इसको हम h मान लेते हैं। और ये हमको 4 मीटर पता है, ये 4 मीटर है, तो इतना कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना भाई पूरा h है, ये 4 है, तो इतना h माइनस 4 हो जाएगा। h में अगर हम 4 घटाएंगे तो इतना पोर्शन निकल के आ जाएगा, ये वाला। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको ई नाम दे देते हैं। ठीक, तो बस अब जो जो इसमें दिया है पहले तो वो हम लिखेंगे। अब हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले हमने जो माना है, हमने माना क्या है? माना बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक, तो पहले लिखेंगे कि माना बहुमंजिले लिख सकते हैं, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो ये बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया। तो ये दूरी है, ठीक है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो ये भी हमने माना है। तथा माना दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, इसको भी हमने क्या x मीटर मान लिया है। ठीक, और हमें क्या पता है कि जो ये वाला भवन है, छोटा भवन, ठीक है, तो उस भवन की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। तथा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, एक मिनट, भवन की ऊंचाई बराबर 4 मीटर, ये हमको पता है। और हमें दो एंगल पता है, एक एंगल ए सी ई पता है और दूसरा एंगल ए डी बी पता है। दोनों एंगल लिख लेंगे, क्या? एंगल ए सी ई बराबर 30 डिग्री और दूसरा एंगल ए डी बी बराबर कितना? 45 डिग्री। ये दो एंगल हमको पता है। तो बस अब सबसे पहले किसी एक ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल अगर हम इस वाले त्रिभुज में लेते हैं तो ए सी ई में, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे? ए डी, ठीक है, ए डी डी में। तो पहले बड़ा त्रिभुज ही ले लेते हैं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी में, ठीक है, ए डी बी में अगर हम लेंगे तो tan 45 बराबर, ठीक है, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी और बटे में बी डी, यही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि tan 45 इज इक्वल्स टू, ठीक है, tan 45 बराबर क्या? ए बी और बटे में क्या? बी डी, ये लिख देंगे। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है और ए बी को हमने क्या माना है? पूरा ए बी एच माना है यहाँ पर, और जो ये बी डी है उसको एक्स माना है। तो क्या लिखेंगे? एच बटे एक्स, और एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही बीच की दूरी है। तो इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 मान लेते हैं। ठीक, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ए सी ई, एक ट्राइंगल ये बन रहा है यहाँ पर, तो इसको लेंगे ट्राइंगल ए सी ई में। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बटे सी ई, ये लिखेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए सी ई में क्या? tan 30 बराबर ए ई और बटे में क्या? सी ई, या फिर ई सी, कुछ भी लिख सकते थे। अब ये tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होती है। फिर ए सी को हमने h-4 माना हुआ है, ठीक है। ये जो ए सी लिखा हुआ है
ए सी नहीं ए, तो ए क्या है, H-4 है, और ये हमने आपको बताया था कैसे निकाला है भाई, ये पूरी H है, इतना 4 है, जब ये 4 है तो इतना 4 हो गया, तो ये इतना कितना बचा, H-4, ठीक भाई, पूरे से इतना घटाएंगे तब तो ये निकल के आएगा। उसके बाद CE, और CE को हमने क्या माना, x माना हुआ है, दूरी CE को हमने x माना हुआ है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब इस x की जगह पर h रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें रिप्लेस भी तो करना है, तब तो x का मान निकल कर आएगा, तो x की जगह पर क्या h रखेंगे, यहाँ 1/√3 बराबर H-4 अपॉन, इसकी जगह पर भी क्या h लिख लेंगे, x की जगह पर h, यहाँ लिखेंगे, कहाँ से ये आया, समीकरण 1 से, ठीक, h बराबर x यहाँ पर रख दिया। अब ये जो h है, h यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से क्या h हो जाएगा, 1 की h से मल्टीप्लाई h, √3 की, अब √3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो √3h माइनस 4√3, तो ये यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब जो ये 4√3 ना, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4√3 बराबर √3h, और ये h यहाँ ले आते हैं माइनस में। अब इन दोनों से क्या करते हैं कि h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, √3 - 1, और यहाँ क्या 4√3, ठीक है, तो फिर h तो यहाँ ठीक है, जो ये √3 - 1 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 4√3 और अपॉन में क्या √3 - 1, ये आ जाएगा हमारा h, ठीक है। तो अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि h बराबर जो ये 4√3 अपॉन √3 - 1 लिखा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि जो ये संख्या लिखी इसी में प्लस लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h बराबर ये 4√3 तो ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट में √3 + 1, इसको भी ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ फार्मूला लगेगा क्या, a - b a + b, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा इसमें। फिर h बराबर 4√3, यहाँ √3 + 1, और अपॉन में क्या, यहाँ 3 का स्क्वायर 3, भाई √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ माइनस का 1, तो कितने हो जाएंगे, 3 - 1, 3 - 1 का मतलब 2, 2 को 4 से कट कर देंगे, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 4√3 + 1, और अपॉन में क्या 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 2√3 ब्रैकेट में √3 + 1, ये कुछ आया है, यानी कि h का मान यही आया है। और देखो x का मान भी तो यही आएगा, क्योंकि h और x दोनों बराबर हैं, तो x का मान भी यही आएगा। तब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना सॉल्व हो गया काफी है। अब यहाँ इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है, आंसर तो लिखना जरूरी है क्या, कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h बराबर, ठीक है, ऊंचाई को हमने h माना था, वो क्या है 2√3 + 1 मीटर, एक तो ये हो गया। फिर क्या, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो क्या लिखेंगे, दोनों भवनों के बीच की दूरी, उसको हमने x माना था, तो x बराबर क्या 2√3 + 1 मीटर, ये आंसर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब ये 5 नंबर है, 5 मतलब इसको हम 25 मान के चलते हैं, तो इसमें क्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पहला तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा ना, वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले चित्र बना लेते हैं, आपको बताते हैं इसमें चित्र कैसे बनेगा। चित्र यहाँ साइड में बनाते हैं। अब यहाँ ये O पॉइंट, इसको A, इसको B नाम दे देते हैं, और जो ये त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो पहले तो हमें इतने का, ठीक है, ये त्रिज्यखंड है, इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सभी लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान काम है, सभी लोग कर लेंगे आराम से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले से जो जो दिया है वो लिखेंगे, तो R बराबर हमें पता है क्या कि 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, इतना पता है, तो बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आराम से हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360, और क्या πr², ये होता है। तो बस सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा का मान 60 है, बटे में 360 है, पाई का मान 22/7 लेंगे, और r² 21 गुणे 21, 2 बार लिख दिया हमने इसको, भाई r² 21 का स्क्वायर करते, इससे अच्छा 2 बार लिख दिया, 21 गुणे 21। ठीक, अब इसको कट करेंगे, फिर 6 एकम 6 6 बार में कट हो गया, 7 एकम 7 7 3 21, ये 3 बार में हो गया यहाँ से।
फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कुल मिला के हमारे पास बचा 11 और यहाँ से बचा 21 और तो ऊपर कुछ बचा नहीं, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या कहा है इसी चित्र में, ठीक है, इसी चित्र में हमको बोला है कि संगत जीवा द्वारा, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा, अब अगर जीवा ये है, ठीक है, इतनी जीवा, संगत जीवा ये जीवा कहलाएगी, तो वृत्तखंड इतने का पोर्शन ज्ञात करना है, इतना, इतने पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जितना ये हमने बनाया है इतने पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही आसान काम है। तो कैसे करते हैं, अच्छा इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है, सी नाम। अच्छा, तो अब इतने का ज्ञात करना है, तो संगत जीवा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल, उसमें से इतना घटा देंगे, भाई पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल, उसमें से इतना घटा देंगे, तो पूरे का क्षेत्रफल तो हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल तो हमने अभी अभी निकाला है, उसमें से ये इतना पोर्शन घटाना है, तो बस अब यही लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता क्या है, पहले तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या, अच्छा इसका मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, वहां मैंने एक फार्मूला बताया था कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, इतने का अगर हमें निकालना है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ थीटा का आप चाहे 90 डिग्री लें, चाहे 60 डिग्री लें, चाहे 30 डिग्री लें, कुछ भी लें, ये इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने का एक तरीका और होता है कि अब अगर यहाँ 90 डिग्री हो, ठीक है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री होगा तभी आप उसमें ये यूज कर सकते हैं क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और जब यहाँ 90 डिग्री होगा यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन अगर यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं है तो उस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाइए और ये सब में फिट हो जाएगा, चाहे समकोण त्रिभुज ही क्यों ना हो तब भी ये फिट हो जाएगा, 90, 60, 30 कोई भी एंगल हो ये इस फार्मूले से आ ही जाएगा। अदरवाइज बुक में ऐसा कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ है जिससे इसकी वैल्यू निकाली जा सके, पर आप अगर इस फार्मूले से करेंगे तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, और उसमें अलग अलग मेथड दिए हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, नहीं समझ में आते। तो मोर बेटर है आप ये फार्मूला लगाइए, इसको कोई कट नहीं कर सकता, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाल के रखा है 331, तो हम सीधे 331 लिखेंगे, इसका बार बार नहीं निकालेंगे, माइनस 1/2 और आर स्क्वायर इसका मतलब क्या, 21 गुणे 21, ठीक है, और साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन 60 डिग्री हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ 231 तो ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा इसको क्या करेंगे, 21 की 21 से गुणा, तो 441 हो जाता है, ये बटे में 2 लिखा रहेगा, और साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, तो यहाँ पर ऐसे √3/2 लिख लेंगे। फिर 231 माइनस, अब 441 अभी लिखा रहने देते हैं, √3 का मान 1.732 लिख लेंगे, बटे 2 दूनी 4 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक, 2 दूनी 4 कर लिया हमने यहाँ पर। अब इनकी गुणा कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 231 माइनस, अब इन दोनों की गुणा करते हैं, तो गुणा यहाँ साइड में कर लेते हैं क्या, 1.732 कि 441 से, तो 1732, फिर यहाँ 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28 से 29, 4 एकम 4 2 6, फिर 6 9 2 8, यहाँ कट लगाएंगे 2 3 11, 7 8 2 10 7 17, 17 1 18, फिर 10 2 12 1 13, फिर 10 6 16 और यहाँ 1, ठीक, तो ये इनकी मल्टीप्लाई आ रही है, यानी कि पॉइंट 1 2 3, ठीक, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इनकी जो मल्टीप्लाई आई है 763.812 अपॉन में ये 4 लिखा रहेगा। अब 231 माइनस, अब इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4, 3 बचेगा 36, 4 ना 36, यहाँ 3 उतार लेंगे, अब 3 उतार लिया, ये 4 3 में जा नहीं पा रहा तो 0 लगा लेंगे, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, अब यहाँ 8 लिखेंगे पॉइंट के बाद की संख्या, तो 4 7 28 7 बार जा रहा है, नहीं 7 28 4 नाम 36 9 बार जा रहा है, ठीक है, तो 4 नाम 36, यहाँ 2 बचेगा, 1 21, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 1 बचा 12, 4 3
12, तो यहाँ ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी कि 190.953 कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास ये। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाते हैं यहाँ लिख के 000, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंक लगा के फिर घटाएंगे। यहाँ 190,953, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में 6 गया, 10 में 3 गया तो 7 बचेगा, और 9 में 5 गया तो 4 बचेगा, 9 में 9 गया 0 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा, ओके, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ कैरी लेंगे 13, 13 में 9 गया तो 4 बचेगा, तो आंसर कुछ आ रहा है 40.04, ठीक है, इसको घटा देंगे 40.047, आंसर कुछ ये आ रहा है हमारा, ठीक। तो इसको और लिख सकते हैं, अगर हमें सिर्फ 2 ही अंक लिखने हैं तो जो 4, अच्छा 4 नहीं, यहाँ 5 लिखना चाहिए, ठीक है, एक अंक यहाँ बढ़ाकर लिखते हैं, तो यहाँ मेरे हिसाब से तो ये 4 लिखना चाहिए, लेकिन आंसर में इन्होंने 4 ही दिया है, पर मुझे लगता है यहाँ 5 लिखना चाहिए था आंसर ना। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो अप्रोक्सीमेट इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक अंक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ ये आंसर लिखना चाहिए था, फिर ठीक है, ये भी सही है, लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 आंसर हमारे पास आ गए, एक ये आया और एक ये आया, ठीक है, ये आया, अब दोनों को एक पास लिख देंगे। क्या कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और क्या था, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 40.04, फिलहाल हम 4 ही लिखेंगे क्योंकि आंसर में 4 दिया है, लेकिन वैसे आंसर ये सही रहता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये 5 का, ठीक है, ये अथवा पार्ट है, तो अथवा में क्या है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, ठीक, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, इस रेत से शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली बेलनाकार बाल्टी है, तो पहले इतना लिखेंगे, या फिर चित्र भी बना सकते हैं साइड में, तो चित्र बनाने के लिए ये कोई बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, बेलनाकार बाल्टी है, ये रेत से भरी हुई है, ऐसे मान सकते हैं बेलनाकार बाल्टी होगी जिसमें रेत भरा हुआ है, तो जिसकी इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है, और 18 सेंटीमीटर आधार, यानी कि आधार का जो ये त्रिज्या है, 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, तो ये 18 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये वाला, ये बीच वाली पोर्शन, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसको जब पलटा गया तो शंकु बनाया गया, भाई इसके अंदर जो रेत थी, रेत को जब पलटा गया तो शंकु बना दिया गया, मतलब कुछ ऐसा बना दिया गया, ये शंकु बना दिया गया ऐसे करके, ठीक। और इस शंकु की सिर्फ और सिर्फ हमें ऊंचाई पता है, इसकी जो ऊंचाई है शंकु की, ये 24 सेंटीमीटर है, हमको सिर्फ इतना पता है। तो इन्होंने कहा है कि ढेरी की त्रिज्या, यानी कि जो ये शंक्वाकार रेत की ढेरी बनी हुई है ना, इस ढेरी की त्रिज्या आर हमको ज्ञात करना है, ठीक है, आर हमको ज्ञात करना है, और ये जो एल तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल, यानी कि जो स्लैंट हाइट होता है ये वाली एल भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, चित्र समझ में आया। अब जो जो दिया है तो पहले वो लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे कि बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ये लिखेंगे, फिर क्या h, अच्छा ये h सेंटीमीटर नहीं, ये तो हमें 18 सेंटीमीटर पता है, तो h ना लिखकर यहाँ लिखते हैं 18 सेंटीमीटर, और इसको h1 मान लेते हैं, ठीक है, ये h1 है 18 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। फिर बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम R1 मानते हैं, R1 ये हमको पता है, अच्छा एक मिनट, 18 नहीं, यहाँ मैंने गलत लिखा, ये 32 है, वो तो त्रिज्या है, 32 सेंटीमीटर, H1 32 सेंटीमीटर, और जो R1 है ये 18 है, ओके, तो ये 18 सेंटीमीटर, ठीक, ये तो इसका हो गया। अब ये जो हमने शंकु बनाया ना भाई, जो रेत से जो ढेरी बनाई गई शंकु की, उसको उसके बारे में तो लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई, या शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई ऐसे भी लिख सकते थे, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर, इसको h2 मान लेते हैं, ठीक है, शंकु की ऊंचाई को h2, भाई इसको h1 माना है, ठीक है, इसको h1 माना है, तो इसको h2 मानते हैं, तो h2 बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या इसको हम R2 मान लेते हैं, और R2 हमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, R2 मानते हैं और R2 ये क्वेश्चन मार्क है।
और जो ये एल है, एल भी क्वेश्चन मार्क है, तो वो तो चलो बाद में लगा लेंगे। अब इसको पलटा गया, ये बनाया गया, मतलब इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, यानी कि शंकु का आयतन बराबर किसके बराबर होगा, इस बाल्टी के आयतन। तो बस यही लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन, ठीक है, शंक्वाकार ढेरी का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, बेलनाकार बाल्टी के आयतन के बराबर। तो क्या लिखेंगे, बेलनाकार बाल्टी का आयतन, ठीक है। शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर किसके, बेलनाकार बाल्टी का आयतन। और शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन शंकु के लिए हमने क्या H2, भाई शंकु के लिए हमने H2R2 माना है, तो यहाँ पर शंकु के लिए लिख रहे हैं तो इसको H2R2 लिख देंगे, H2R2, ठीक। और जो बेलनाकार बाल्टी, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। तो इसके लिए हमें H1R1, ठीक है, R1H1 लिखना है, ठीक। इसके लिए R2H2, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसमें कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है, ठीक। अच्छा, पाई से पाई तो सीधे कैंसिल, बराबर की इस तरफ भी, बराबर की इस तरफ, तो पाई से पाई तो सीधा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 1/3, तो 1/3 तो ऐसे लिख लेंगे। R2, और R2 की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करनी है भाई, ये शंकु की जो त्रिज्या R2 है, एक मिनट, ये जो शंकु की त्रिज्या R2 है, ये तो हमें ज्ञात करनी है। तो R2 तो ऐसे लिखा रहेगा, R2 का स्क्वायर कर लेते हैं। H2 को हमने 24 लिया हुआ है, क्योंकि H2 मतलब ये शंकु की, ये H2 मतलब ये शंकु की ऊंचाई 24 है, तो यहाँ 24 लिख देंगे, बराबर R1, और R1 क्या था, 18, ठीक है, 18 का स्क्वायर, क्योंकि जो बेलनाकार बाल्टी उसकी जो त्रिज्या है वो R1 है। फिर H1 कितना है, 32 है यहाँ पर, क्योंकि बेलनाकार जो बाल्टी है उसकी जो ऊंचाई है वो H1 है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो R2 स्क्वायर, या फिर 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ 8 बचा, यहाँ 8 बचा, और यहाँ 18 गुणे 18, इसको 2 बार लिख लेते हैं, और यहाँ 32, ये ऐसे ही लिखा रहेगा अभी, ठीक। अब जो ये 8 है ये बट्टे में आ जाएगा, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 गुणे 18 गुणे 32, और जो ये 8 है ये बट्टे में आ जाएगा। अब आप 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, या 8 से ही पूरा कट कर लेते, 8 चौके 32 पूरा कट हो सकता था, चलो ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक। अब हमारे पास यहाँ बचा 18 गुणे 18 गुणे 4, इतना बचा हमारे पास, और यहाँ क्या है R2। अब ये स्क्वायर लगा है, ठीक है, ये जो स्क्वायर लगा यहाँ जब जाएगा तो ये रूट ऑफ बन जाएगा। अब हम इन सब की गुणा एक साथ नहीं करेंगे भाई, इन सब की गुणा करेंगे फिर उसका रूट ऑफ निकालेंगे। मोर बेटर है इन सब की गुणा ना करके इसका रूट ऑफ निकाल लेते हैं, इसके अंदर करके। कैसे भाई, 18 को हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, इस 18 को भी 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो 4 ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब हम जानते हैं 9 का रूट ऑफ 3 होता है, इस वाले 9 का रूट ऑफ भी 3 होता है। फिर यहाँ 4 का रूट ऑफ कितना, 2 होता है। अब ये 2 और 2 बचे, 2 दूनी 4, और 4 का रूट ऑफ फिर से 2, या फिर ये कह लें कि 2 और 2 है तो 1 2 तो बाहर निकल आएगा, 1 2 खत्म हो जाएगा। तो वो जो आप, या तो आप इनकी गुणा कीजिए, गुणा करके फिर रूट ऑफ निकालिए, या फिर ऐसे भी करके कर सकते हैं, ठीक है भाई। 9 का 3 हो गया, इस 9 का 3 हो गया, इस 4 का ये 2 हो गया, और 2 और 2 2 बार, तो इसको एक बार लिख लिया, एक बार हटा दिया, तो डायरेक्टली ऐसे भी रूट ऑफ निकाला जा सकता है। तो R2 बराबर कितना, 3 3 9, और ये 2 दूनी 4, तो 9 चौके 36, तो R2 जो आ रहा है 36 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी कि जो वो शंक्वाकार जो त्रिज्या पूछी गई थी ना, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, वो आ रही 36 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमें क्या पूछा था, हमें एल पूछा था, ये स्लाइड हाइट एल पूछा था। तो एल निकालने के लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, तो इससे सॉल्व कर लेंगे। अब एच स्क्वायर, एच तो हमें इसी शंकु का ही लेना है, तो एच इसका कितना है, ये एच इसका 24 है, और जो आर हमने निकाली है ये इसकी कितनी निकाली, 36 निकाली है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। तो एल बराबर, अब 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 होता है, प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है, 1296। और अच्छा होगा कि आप इनके स्क्वायर याद रखिए, क्योंकि स्क्वायर अगर याद होंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम आपका बचेगा। तो एल बराबर, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 6 6 12 का 2,
10 7 17 का 7 1 कैरी, फिर 5 तो 7 1 8 और यहाँ 1 1872। और 1872 किसी का स्क्वायर होता तो नहीं है, तो इसका रूट ऑफ निकालते हैं और पॉइंट में आएगा ये आंसर। अच्छा, इसका रूट ऑफ ना हम यहाँ साइड में आपको निकाल के समझाते जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। अब ये 1872 लिखा हुआ है, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, 2 2 का जोड़ा बना लिया। अब यहाँ ऐसी दो संख्याएं लिखेंगे जिनकी इसकी इससे गुणा करने पर इससे कम ही रहे। यानी कि अगर हम यहाँ देखिए 2 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, तो इससे तो बहुत कम है। फिर अगर हम यहाँ 3 तियां 9 लेते हैं, तो 3 तियां 9 अभी भी काफी कम है। अगर हम लेते हैं 4 चौके 16, यहाँ सेम संख्याएं लिखी जाती हैं, 4 चौके 16। अब 16 ठीक है क्योंकि 16 इससे कम है, लेकिन अगर जैसे यहाँ 5 5 करेंगे 5 25, तो 25 तो इस संख्या से ज्यादा हो गया ना, हमें ज्यादा नहीं लेना, हमें कम वाली संख्या लेनी है। तो 4 चौके 16। ठीक, अब यहाँ 4 4 8, ये जुड़ेंगे आपस में और ये वाले घटेंगे, यहाँ 2 बचा और ये 72 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ भी ऐसी संख्याएं लिखनी है कि इससे कम ही रहे। ठीक है, इससे कम ही रहे, तो यहाँ लगभग 3 बार जा पाएगा ये। तो 3 तियां 9 और 3 अट्ठे 24, 24 का पूरा 24 ही लिख लेंगे। फिर घटा लेंगे, इनको जोड़ेंगे इनको घटाएंगे, तो यहाँ 12 12 में 9 गया 3 बचेगा और यहाँ 6 में 4 गया 2 बचेगा। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6 8 86। देखिए यहाँ हमेशा कम ही रहना चाहिए इनके जोड़ से। इनका जो जोड़ आएगा यहाँ 86 और इनका जो घटाना आएगा 23, तो यहाँ हमेशा ज्यादा होना चाहिए, यहाँ हमेशा कम होना चाहिए। ठीक, तो ये भी देखते चलेंगे साथ साथ। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा लेंगे। भाई अगर और निकालना है, ये तो हमारा यहाँ तक आ गया, 4 आ गया 3 आ गया, इसके बाद तो ये अंक यहाँ से खत्म हो गए। तो आंसर भी अपना लिखते जाएंगे क्या, 4 3। ठीक है, ये 4 3। अब ये पॉइंट, तो पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पर एक जोड़ा 0 0 जो ये लिखा हुआ है 0 0 ये उतारेंगे, यहाँ पर जोड़ा उतार लेंगे। तो यहाँ बन गया कितना हमारा 2300। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं लिखेंगे कि इससे कम ही रहे। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 24 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना लिखेंगे, 2 बार ही जा पाएगा ये। 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 अट्ठी 16 1 17। अब फिर क्या करेंगे, इनको फिर से जोड़ लेंगे, तो 864 और इनको घटा लेंगे। तो यहाँ घटाने से आएगा 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7 और 12 12 में 7 गया तो 5। और यहाँ बस यहाँ 576 ही आएगा। और देखिए यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, यही कंडीशन बननी चाहिए हर बार। यहाँ 0 0 फिर से एक बार उतार लेंगे। अब ये लगभग जाएगा 8 है और यहाँ 57 है, तो 8 7 56, 6 बार लगभग जा पाएगा। 36 36 का 6 और 6 चौके 24, 25 26 27, फिर 6 रंग 36 और 27 36 37 38, यहाँ 8 हो जाएगा और 6 अट्ठे 48, 49 50 51, कुछ ऐसा बन रहा है। अब इनको जोड़ेंगे इनको घटाएंगे तो इनको, अच्छा यहाँ पर 2 और 6, ये भी तो आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पर 2 और 6 पहले ये लिख लेंगे। फिर अब इनको फिर से जोड़ेंगे, 6 6 12 का। वैसे 2 अंकों तक आ गया आंसर, यहीं पर हम लोग छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके आगे हम निकालें आंसर, यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं। ठीक, या एक अंक तक और निकालना है तो निकाल सकते हैं। 6 6 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 8 6 ये हो गया। अब इनको घटा लेंगे, तो घटाने से कितना, यहाँ 4 और यहाँ 2, यहाँ 15 में 8 गया तो 7 और यहाँ 6 6 में 1 गया तो 5। ठीक, ये आया। अब यहाँ पर फिर एक और जोड़ा ऐसे बना लेते हैं, तो फिर यहाँ पर 2 0 और लगा देंगे। अब ये 8 है और यहाँ पर है 57। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, तो ये लगभग 6 बार फिर से जा पाएगा। तो जब 6 बार जाएगा, 6 6 बार जाएगा, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट 7 टाइम ले लेंगे। तो 7 अट्ठे 56 57 58 59। हाँ, ये अप्रोक्सीमेट 6 टाइम लिया गया है, या फिर 7 टाइम ले सकते हैं। तो 7 7 ले लेते हैं। 7 7 49, 49 का 9 हासिल, 4 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हासिल, 1 7 में 35 1 36 हासिल, 3 7 छंग 42 1 43 और 7 अट्ठे 56 57 58 59 59। ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ 6 बार लेना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम इसको 6 बार लेते हैं तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा L बराबर 43। ठीक है, 43.26 और यहाँ पर भी 6 आ रहा है। अगली बार में यहाँ पर कोई और संख्या आई होगी, मानो 7 आया होगा या फिर यहाँ पर 8 आया होगा। ठीक है, हम इसको करेंगे नहीं, यहाँ पर हमने छोड़ दिया। यहाँ पर या तो 7 आया होगा या तो 8 आया होगा। भाई यहाँ तक तो हमारा 6 6 आ रहा है, क्योंकि 7 बार में ये जा ही नहीं पा रहा, ज्यादा हो रहा है। तो फिर L बराबर यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी अप्रोक्सीमेट इसको एक अंक बढ़ा के लिख दिया गया होगा। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इसको एक अंक बढ़ा के लिखा गया होगा, यानी कि 43267 कुछ ऐसे लिखा गया सेंटीमीटर। ये हो गया L। ठीक, और जो ये वाला था ये हमारा R2 था। तो अब दोनों आंसर लिखेंगे क्या, कि शंकु
शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बराबर कितनी निकल के आई थी हमारे पास? 36 सेंटीमीटर। और क्या था? शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई बराबर 43.267 सेंटीमीटर। बस ये आंसर आएगा हमारे पास। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से ये वाला जो ई एस सेट था समझ में आ गया होगा कंप्लीट। ठीक है, और इसके बाद में अब जो ये सेट 7 है ई बी सेट, ठीक है, इसके बाद ये सेट 7 ई बी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी।